नमस्कार, मैं सूरज सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल जिसका नाम है सूरज सर की पाठशाला। आज हम फिर हाजिर हैं NCERT कक्षा 10 भूगोल के मानचित्र अभ्यास के साथ और इसमें आज हम देखने वाले हैं कुछ ऐसे बिंदुओं को जो कि प्रतिवर्ष बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न ऐसे हैं जो मानचित्र में पूछे जाते हैं जिनका हम आज अभ्यास करेंगे। प्रश्न इस रूप में आते हैं कि विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं जिनमें सबसे पहला प्रश्न इस रूप में आता है कि भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। नाम सहित दर्शाना होता है और जिन तथ्यों के बारे में मानचित्र में भरने के लिए अंकित करने के लिए प्रश्न पूछा जाता है उनमें होते हैं जो प्रश्न लिखे हैं कि लौह अयस्क उत्पादित क्षेत्र, ये भारत के मानचित्र में अंकित करना है। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कई क्षेत्र हैं लौह अयस्क उत्पादन के, उनमें से किसी एक को आपको अपने मानचित्र में परीक्षा में अंकित करना है। इसी तरह लोहा इस्पात कारखानों के बारे में पूछा जाता है, उनमें से किसी एक को मानचित्र में अंकित करना रहता है, या कभी कभी इसके बारे में एक नाम दे दिया जाता है कि संबंधित जो नाम दिया होगा कि उस लोह इस्पात उत्पादक कारखाने को मानचित्र में नाम सहित अंकित कीजिए। तो इसके लिए हम अभ्यास करेंगे अभी एक से अधिक लोहा इस्पात कारखानों के बारे में। और जो अगला प्रश्न आता है वो आता है लौह अयस्क निर्यातक प्रमुख पत्तनों के बारे में, यानी कौन कौन से ऐसे बंदरगाह हैं जिनसे कि लौह अयस्क दूसरे देशों को निर्यात किया जाता है। कई बार इस रूप में पूछ लिया जाता है कि लौह अयस्क निर्यातक एक बंदरगाह को मानचित्र में अंकित कीजिए, या कभी कभी ये पूछ लिया जाता है उसका नाम देकर पूछ लिया जाता है कि जो नाम दिया होगा कि उस लौह अयस्क निर्यातक बंदरगाह को मानचित्र में अंकित कीजिए। तो यहाँ भी इसके विषय में भी हम प्रमुख जो लौह अयस्क निर्यातक पत्तन हैं, बंदरगाह हैं, उनको देखेंगे मानचित्र में स्थिति कहाँ है। और इसी के साथ एक आगे क्वेश्चन पूछा जाता है आणविक ऊर्जा केंद्रों के बारे में, यानी जो परमाणु ऊर्जा केंद्र हैं भारत के, उनके बारे में पूछा जाता है। बिल्कुल उसी प्रकार कि कई बार नाम दे दिया जाता है और कई बार इस रूप में पूछा जाता है कि आप एक भारत के मानचित्र में एक परमाणु ऊर्जा केंद्र या आणविक केंद्र को नाम सहित दर्शाइए। तो इसके बारे में भी हम मानचित्र में अध्ययन करेंगे। एक से अधिक जो महत्वपूर्ण आणविक ऊर्जा के केंद्र हैं भारत में, उनको हम मानचित्र में स्थिति देखेंगे और उनको जानेंगे कि वो कौन से राज्य में हैं और नाम सहित उनकी व्याख्या करेंगे। अगला इस प्रश्न के बारे में भी पूछा जाता है कि खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र, भारत में किन किन क्षेत्रों में खनिज तेल का उत्पादन होता है, ये भी पूछ लिया जाता है। तो हम इस क्षेत्र को भी देखेंगे कि भारत में कौन कौन सा क्षेत्र ऐसा है जो कि खनिज तेल उत्पादक है। मथुरा तेल शोधनशाला, पिछले सालों के प्रश्नों में कई बार ये प्रश्न आया है, तो यहाँ इसका उल्लेख किया गया है और इसको हम देखेंगे कि मानचित्र में हमें कहाँ अंकित करना है। इसको नाम के साथ पूछ लिया जाता है। इसी तरह मुंबई इलाहाबाद यानी प्रयागराज रेल मार्ग भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो ये भी हम आज इसका अध्ययन करेंगे। तो ये वो प्रश्न हैं जिनका कि आज हमें मानचित्र में अध्ययन करना है और मानचित्र में उनको लगाना है और इनके बारे में जानना है। तो चलिए सीधे मानचित्र पर चलते हैं और देखते हैं इन प्रश्नों की उत्तर की स्थिति को। तो सबसे पहले हम देखते हैं लौह अयस्क उत्पादित क्षेत्र। मानचित्र में देखें, मानचित्र में हमने दिया गया है लौह अयस्क उत्पादित क्षेत्र को हम देखें तो लौह अयस्क उत्पादित क्षेत्र मुख्य रूप से छोटा नागपुर पठार में विस्तारित है, और जो उसके अतिरिक्त है प्रायद्वीपीय भारत में इसका विस्तार पाया जाता है। तो प्रायद्वीपीय भारत और छोटा नागपुर पठार में मानचित्र की स्थिति को देखें तो हम पाते हैं कि ये जो इस प्रकार का जो क्षेत्र बना हुआ है, डॉटेड डॉटेड ब्लू कलर से डॉटेड करके दिखाया गया है, ये वो क्षेत्र हैं जो कि लौह अयस्क उत्पादित क्षेत्र हैं। इन्हीं क्षेत्रों में लौह अयस्क की प्रमुख खानें मौजूद हैं। तो पहला क्षेत्र ये है। अब इसको देखते हैं कि ये कौन कौन से राज्य में विस्तारित है। ये पश्चिम बंगाल और झारखंड राज्य में विस्तारित है। ये प्रमुख क्षेत्र है लौह अयस्क उत्पादन का। यहाँ विभिन्न खाने हैं जहाँ से लौह अयस्क निकाला जाता है। साथ ही दूसरा क्षेत्र है ये जो कि महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, 3 राज्यों में विस्तारित है। तीनों की सीमाओं जहां आपस में मिलती हैं वहां है। इसको हमने इस डॉटेड डॉटेड चिन्ह के माध्यम से दर्शाया है। इसी प्रकार अगला जो लौह अयस्क उत्पादन का क्षेत्र है वो कर्नाटक राज्य में है। कर्नाटक राज्य में ये यहाँ इस
इसी प्रकार के संकेत के द्वारा ये मानचित्र में दर्शाया गया है। और इसके अतिरिक्त गोवा का कुछ क्षेत्र, गोवा को लेते हुए ये क्षेत्र है जहाँ बहुत छोटा क्षेत्र है, इसको हमने लौह अयस्क उत्पादन के क्षेत्र के रूप में अंकित किया है। तो इनको आप देखिए, ध्यान रखें अपने मानचित्र में कि मुख्य रूप से यही वो क्षेत्र हैं जहाँ लौह अयस्क का उत्पादन किया जाता है, निकाला जाता है भूमिगत खदानों के माध्यम से। तो इनको आप अपने मानचित्र में अंकित करके इनका अभ्यास कर सकती हैं। यह लौह अयस्क उत्पादित क्षेत्र है। आगे अगला आप देखते हैं कि अगला है हमारा लौह इस्पात कारखाने। इनके बारे में पूछ लिया जाता है, नाम सहित पूछ लिया जाता है। कई बार इस प्रकार पूछ लिया जाता है कि भारत में किसी एक लौह इस्पात उत्पादक कारखाने को मानचित्र में अंकित कीजिए। तो यहाँ ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि जैसा कि अभी हमने पहले क्वेश्चन में देखा कि लौह अयस्क उत्पादित क्षेत्र, अब लौह अयस्क उत्पादित क्षेत्र के निकट ही लोहा इस्पात कारखाने मौजूद होंगे। ये बड़ी स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि कच्चा माल जिस उद्योग को जहाँ मिलेगा उसका केंद्रण, संकेंद्रण और उसकी स्थिति वहीं देखने को मिलेगी। तो स्वाभाविक रूप से लोहा इस्पात कारखाने भी उन्हीं क्षेत्रों में मौजूद हैं, स्थापित हैं, जहाँ लौह अयस्क आसानी से प्राप्त होता है। और लौह अयस्क किन क्षेत्रों में प्राप्त होता है उनके बारे में अभी हमने मानचित्र में चर्चा कर ली है। तो देखते हैं कि उन्हीं के निकट लोहा इस्पात कारखाने मौजूद हैं। देखिए मानचित्र में कहाँ हैं, हम देखते हैं कि इन लोहा इस्पात उद्योग या कारखानों का संकेंद्रण कहाँ पर है। तो हम पाते हैं कि जो क्षेत्र हमने अभी देखा लोहा अयस्क उत्पादक क्षेत्र, वहीं कमोबेश हमें लोहा इस्पात कारखानों का संकेंद्रण दिखाई देता है। देखते हैं, पहला है ये दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है और यहाँ लोहा इस्पात का प्रसिद्ध कारखाना है। कारण कि यहीं से स्थानीय स्तर से इनको कच्चे माल की प्राप्ति लौह अयस्क के रूप में हो जाती है। तो ये दुर्गापुर, ये इसी क्षेत्र में ये गोल लाल बिंदु के द्वारा दर्शाया गया है, इसको आप अभ्यास करिए। इसके अलावा बर्नपुर है, यह भी झारखंड में है। इस प्रकार बोकारो है, बोकारो की स्थिति है, यह भी झारखंड में है। राउरकेला ये उड़ीसा में है और जमशेदपुर झारखंड। इसके अलावा भिलाई, ये छत्तीसगढ़ में मौजूद है, भिलाई इस्पात कारखाना। और विजयनगर, ये कर्नाटक में है, क्योंकि यहाँ भी लौह अयस्क स्थानीय स्तर से प्राप्त होता है, तो विजयनगर में ये स्थापित किया गया है। इसके अलावा कर्नाटक में ही, दक्षिणी कर्नाटक में है भद्रावती नामक स्थान पर लौह इस्पात कारखाना। इन दोनों को यहीं से लौह अयस्क प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त तमिलनाडु में एक सलेम नाम की जगह पर ये लौह अयस्क इस्पात का कारखाना स्थापित है। इस सलेम को भी कर्नाटक से लौह अयस्क आसानी से प्राप्त हो जाता है। यहाँ हम देखें लौह अयस्क कारखानों के बारे में, जो हमने जमशेदपुर को बताया, जमशेदपुर निजी क्षेत्र में स्थापित किया हुआ है, जबकि दुर्गापुर, बर्नपुर, बोकारो और राउरकेला ये सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित लौह इस्पात कारखाने हैं। तो इनको अभी हमने देखा दूसरे प्रश्न के रूप में लौह इस्पात कारखानों को। इनमें से किसी के बारे में भी या तो नाम सहित पूछ लिया जाएगा या कई बार बिना नाम के पूछा जाता है। तो जिनकी चर्चा हमने अभी की, इनमें से किसी एक को आप मानचित्र में अंकित करके और इस प्रश्न को हल करके सही उत्तर दे सकते हैं। अगला जो प्रश्न पूछा जाता है वो आता है लौह अयस्क निर्यातक प्रमुख पत्तनों के बारे में। इसमें भी कई बार नाम दे दिया जाता है और अन्यथा इस रूप में पूछा जाता है कि भारत के मानचित्र में किसी एक लौह अयस्क निर्यातक पत्तन को अंकित कीजिए, नाम सहित अंकित कीजिए। तो इसके बारे में देखते हैं कि कौन कौन से पत्तन हैं, बंदरगाह हैं जो कि लौह अयस्क का निर्यात करते हैं मुख्य रूप से। यहाँ भी एक स्वाभाविक बात है कि ये उन्हीं क्षेत्रों में होंगे जहाँ से लौह अयस्क का क्षेत्र निकट होगा, क्योंकि स्थानीय स्तर पर यातायात या परिवहन में सुविधा रहेगी। तो देखते हैं मानचित्र में कि कौन कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ कौन कौन से पत्तन हैं जो कि प्रमुख रूप से लौह अयस्क का निर्यात करने के लिए प्रसिद्ध हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं पश्चिमी क्षेत्र में हमने देखा कि जो गोवा है, गोवा का काफ़ी बड़ा क्षेत्र लौह अयस्क उत्पादन करता है। तो गोवा में एक पत्तन है जिसका नाम है मरमा गोवा। मरमा गोवा
ये हमने चौकोर खाने के माध्यम से लाल निशान बनाया हुआ है, चौकोर निशान, इसको मैं दर्शा देता हूँ। ये पत्तन है, बंदरगाह है, और यहाँ से मुख्य रूप से लौह अयस्क का निर्यात विदेशों को किया जाता है, जो कि प्राप्त होता है गोवा के लौह अयस्क क्षेत्र से। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ मरमा गोवा, मार्मा गोवा, ये इसका नाम है। और ये प्रमुख पत्तन है जहाँ से कि लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। अगला पत्तन अब पश्चिमी सीमा पर, पश्चिमी तट पर, ये ही एकमात्र ऐसा पत्तन है जहाँ से कि लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। इसके बाद हम चलते हैं पूर्वी तट पर, जो कि बंगाल की खाड़ी से लगा हुआ है, और वहाँ सबसे प्रमुख जो पत्तन है, ये हमने इसको नाम चिन्ह के द्वारा दर्शाया है, इसका नाम है विशाखापत्तनम। इसका नाम विशाखापत्तनम है। ये विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में था, अब तेलंगाना में है। यहाँ से भी बहुत बड़े पैमाने पर लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है, और विशाखापत्तनम से जो लौह अयस्क निर्यात किया जाता है वो हमें प्राप्त होता है इस क्षेत्र से, इस रीजन से, जहाँ से ये हमने अभी दर्शाया। यहाँ से उत्पादित होने वाला लौह अयस्क स्थानीय स्तर पर काम आता है। इसके अतिरिक्त जो बचता है उसको विशाखापत्तनम बंदरगाह से विदेशों को निर्यात कर दिया जाता है। इसके बाद अगला जो प्रमुख बंदरगाह है जहाँ से लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है वह है पारादीप। ये पारादीप नाम का बंदरगाह है, और ये पारादीप उड़ीसा राज्य में स्थित है। इस पारादीप बंदरगाह से यहाँ जो क्षेत्र हमने बताया, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड से उत्पादित होने वाला, निकाले जाने वाला लौह अयस्क स्थानीय ज़रूरतों को पूरी करने के बाद जो शेष बचता है उसको पारादीप नामक बंदरगाह से, जिसकी स्थिति ये है, हमने दिखाया ये यहाँ से, और ये विशाखापत्तनम है, यहाँ बंदरगाह से विदेशों को निर्यात कर दिया जाता है। तो ये 3 बंदरगाह हैं, पत्तन हैं मुख्य रूप से, जहाँ से कि लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। अब अगला देखते हैं, अगला प्रश्न आता है आणविक ऊर्जा केंद्र के बारे में। इसके बारे में भी कई बार नाम दे दिया जाता है, और नाम देकर पूछा जाता है कि उसको मानचित्र में नाम सहित अंकित कीजिए, और कई बार उसका नाम भी नहीं दिया जाता, केवल इस रूप में पूछ लिया जाता है कि भारत में किसी एक आणविक या परमाणु ऊर्जा केंद्र को दिए गए मानचित्र में नाम सहित दर्शाइए। तो हम इनका भी अध्ययन कर लेते हैं, कौन कौन से परमाणु ऊर्जा केंद्र हैं, आणविक ऊर्जा केंद्र हैं, उनकी हम चर्चा करते हैं। तो आइए मानचित्र पर देखते हैं। मानचित्र में सबसे पहले हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में, उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश में ये नरौरा नाम का परमाणु ऊर्जा केंद्र है, और ये उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर ज़िले में गंगा नदी पर है। तो मैं यहाँ इसका नाम लिख देता हूँ सबसे पहले, ये नरौरा, नरौरा नामक स्थान पर परमाणु ऊर्जा केंद्र है, और यहाँ से परमाणु ऊर्जा पैदा की जाती है, परमाणु विद्युत पैदा की जाती है, और आसपास के क्षेत्र के लिए विद्युत आपूर्ति यहाँ से की जाती है। इसके बाद अगला स्थान आता है रावत भाटा का। ये रावत भाटा है, रावत भाटा नामक स्थान पर ये परमाणु ऊर्जा केंद्र है, और जिस राज्य में ये स्थित है वह राज्य है राजस्थान। राजस्थान के बाद अगला स्थान आता है महाराष्ट्र राज्य का। महाराष्ट्र राज्य में 2 परमाणु ऊर्जा केंद्र हैं। एक सबसे पहले है काकरापारा, ये काकरापारा है, मैं यहाँ लिख देता हूँ काकरापारा। ये काकरापारा परमाणु ऊर्जा केंद्र है, और इसके बाद ये परमाणु ऊर्जा केंद्र है जिसको कि हम तारापुर कहते हैं। ये भी महाराष्ट्र में है, तारापुर नामक स्थान पर यह परमाणु ऊर्जा केंद्र है। तो ये हमने देखा। इसके बाद हम आते हैं कर्नाटक में। कर्नाटक राज्य में जो परमाणु ऊर्जा केंद्र है वो कैगा नामक स्थान पर है, और उसकी स्थिति मानचित्र में यहाँ है। ये आप देख रहे हैं, यहाँ मैं लिख देता हूँ कैगा। ये कैगा नामक स्थान पर है, ये स्थिति है। यहाँ ये नोकदार त्रिकोण के माध्यम से आप देख रहे हैं, त्रिभुज की आकृति से इसको इंगित किया है संकेत के रूप में। ये कैगा है,
और जो कि कर्नाटक में है। कर्नाटक के बाद हम दक्षिण में चलते हैं तमिलनाडु राज्य में। तमिलनाडु राज्य में बिल्कुल सबसे अंत में दक्षिणी छोर पर जाकर हम देखते हैं ये परमाणु केंद्र है जिसका नाम है कुडनकुलम। कुडनकुलम, ये कुडनकुलम नामक स्थान पर परमाणु ऊर्जा केंद्र है और ये तमिलनाडु राज्य में है। तमिलनाडु राज्य में ही एक और परमाणु ऊर्जा केंद्र है जिसको कि कलपक्कम के नाम से जानते हैं। कलपक्कम नामक स्थान पर है और जिसकी स्थिति मानचित्र में इस स्थान पर है। ये कलपक्कम नामक स्थान पर। तो इस तरह हमने देखा तमिलनाडु राज्य में दो परमाणु ऊर्जा केंद्र हैं, एक तो कुडनकुलम और एक कलपक्कम में। तो ये भारत के प्रमुख परमाणु ऊर्जा केंद्र थे जिनके बारे में एक के बारे में जरूर पूछ लिया जाता है, या तो नाम देकर या इस प्रकार की किसी एक परमाणु ऊर्जा केंद्र को भारत के मानचित्र में अंकित कीजिए। तो इनका आप अभ्यास करिए अच्छे से, अपने मानचित्र में इसको बार बार अभ्यास करते रहें। निश्चित रूप से ये बहुत अच्छे से इनका उत्तर आप दे पाएंगे। इसके बाद अगला जो प्रश्न है वो देखते हैं हम, खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र, यानी भारत के प्रमुख खनिज तेल उत्पादक क्षेत्रों के बारे में पूछ लिया जाता है, या तो नाम सहित या एक अंकित करने के लिए आता है कि किसी एक खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र को नाम सहित भारत के मानचित्र में दर्शाइए। तो चलिए देखते हैं मानचित्र में खनिज तेल उत्पादक प्रमुख रूप से भारत के कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं पूर्वोत्तर में। पूर्वोत्तर में असम राज्य में, जो कि भारत में सबसे पहला खनिज तेल का जहाँ से खोज हुई और निकाला गया वो क्षेत्र था असम राज्य में। और असम राज्य में भी सबसे प्राचीन और सबसे पहले जो तेल का कुआं मिला जिस क्षेत्र में, वो स्थान है डिगबोई। और डिगबोई की स्थिति हम देखते हैं कि ये वो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को ये क्रॉस का चिन्ह बनाकर जो संकेत दिया गया है, ये असम का वो क्षेत्र है जो भारत में सबसे प्राचीन खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र है। और यहीं डिगबोई नाम का स्थान है। मैं यहाँ लिख देता हूँ ये डिगबोई। इसके ऊपर कई बार बहुविकल्पीय में भी प्रश्न आ जाता है और अन्य रूप में भी आता है, अति लघु में भी। असम, ये असम का क्षेत्र है, इसको खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र है। ये खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र, ये असम का खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र है जो कि भारत में सबसे प्राचीन है। इसके बाद दूसरा स्थान आता है गुजरात में। और गुजरात में ये क्षेत्र है जो समुद्र तट से लगा हुआ है और यहाँ पर एक विशेष स्थान है जिसको हम अंकलेश्वर के नाम से जानते हैं। इसके बारे में भी पूछा जाता है, आप भी ध्यान रखें। यहाँ एक स्थान है अंकलेश्वर, इस स्थान पर मैं लिख देता हूँ यहाँ अंकलेश्वर। ये खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र है, पहला ये, दूसरा ये और तीसरा ये बॉम्बे हाई। बॉम्बे हाई भी ये खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र है, बॉम्बे हाई। ये महाराष्ट्र, तटीय महाराष्ट्र में है, जहाँ से काफ़ी मात्रा में तेल निकाला जाता है और सर्वाधिक मात्रा में तेल यहाँ से निकाला जाता है, क्योंकि जो प्राचीन तेल के क्षेत्र हैं यहाँ से तेल काफ़ी संख्या में, काफ़ी मात्रा में निकाला जा चुका है और यहाँ भूगर्भ में अब उतना भंडार इसका नहीं बचा है। बस ये दो क्षेत्र हैं जहाँ से बहुतायत में आज वर्तमान दौर में खनिज तेल निकाला जाता है। तो इन तीनों क्षेत्रों को आप ध्यान रखिए। खनिज तेल क्षेत्र के बारे में अगर पूछा जाता है तो इनमें से किसी एक को आप अपने मानचित्र में लगाकर नंबर प्राप्त कर सकते हैं। अगला जो पूछा जाता है प्रश्न, मथुरा तेल शोधनशाला के बारे में पूछा जाता है कि मथुरा तेल शोधनशाला को मानचित्र में अंकित कीजिए। तो देखते हैं मथुरा की स्थिति कहाँ है। सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में स्थित है और ये दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। तो जहाँ नरोरा है उसके दक्षिण में अगर हम देखें तो ये मथुरा की स्थिति है। ये मथुरा है और मथुरा में तेल शोधनशाला है, उत्तर प्रदेश की एकमात्र तेल शोधनशाला, और इसीलिए इस पर कई बार प्रश्न कई वर्षों में पूछा गया है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। तो इसको भी आप ध्यान रखें और मानचित्र में इसको
अंकित करें, उससे पहले आपको इसका अभ्यास करना है। नेक्स्ट, अगला जो कई सालों में देखा गया है कि लगातार पूछा गया है प्रश्न, मुंबई इलाहाबाद यानी प्रयागराज रेल मार्ग के बारे में। इसको आपको मानचित्र में दर्शाना होता है, एक विशेष चिन्ह दिया गया होता है और उस दिए गए चिन्ह के माध्यम से दर्शाते हैं। तो देखिए, पहले मुंबई की स्थिति जाने। मुंबई महाराष्ट्र में है और उसकी मानचित्र पर स्थिति ये है, यहाँ पर मुंबई है। और दूसरा अगर हम देखें तो प्रयागराज यानी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है। तो दोनों को जोड़ने वाली जो रेल लाइन है उसको हमें दर्शाना रहेगा। तो यहाँ मानचित्र में आप देख रहे हैं कि इस रेल लाइन को इस चिन्ह के माध्यम से दर्शाया गया है। तो मुंबई से ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश होते हुए और ये उत्तर प्रदेश में पहुंच जाती है। इस प्रकार ये रेल लाइन इस चिन्ह के माध्यम से बनी हुई है, तो इसको आप यहाँ दर्शा सकती हैं। ये इलाहाबाद है, मैं लिख देता हूँ इलाहाबाद। इसको आज प्रयागराज भी कहा जाता है, वर्तमान में इसका नाम प्रयागराज हो चुका है। तो ये अगर प्रश्न में आता है आपके मानचित्र के, तो इसको इस प्रकार मानचित्र में अंकित करके आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। तो ये मानचित्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि पिछले सालों में पूछे गए हैं, जिनका यहाँ अभ्यास कराया गया और आप इनको अपना अभ्यास करके बोर्ड की परीक्षा में अच्छे से उत्तर दे पाएंगे। और इनका अभ्यास करिए। बाकी कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ अगले वीडियो में आपके सामने उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।